हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल म्यूचुअल फंड प्रोडिजी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा कंटेंट जो जनरली सभी इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा रूट चूज करने में कि अगर उसको वेरियस एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, लाइक डेट, बॉन्ड, एफडी या इक्विटी, तो कौन सा रूट उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि एक तो उसका रिस्क जो है एलिमिनेट रहे और ड्रॉबैक्स रिमूव हो। सो आज मैं आपको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा कि आप अगर डायरेक्ट कोई गोल्ड सिल्वर लेते हैं या बॉन्ड एफडी लेते हैं या डायरेक्ट इक्विटी में परचेज करते हैं, तो आपको क्या उसके बेनिफिट्स और क्या नुकसान है, और यही तीनों चीज़ें अगर आप थ्रू म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो आपको उसको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं और किस तरीके से आपका जो रिस्क है, जो ड्रॉबैक्स है, वो एलिमिनेट होते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं गोल्ड सिल्वर। अगर आप डायरेक्ट परचेज करते हैं किसी भी दुकानदार से या किसी भी शॉप से अपने लिए, तो इसमें आपको ज़्यादातर केसेस में दो चीज़ें आपके दिमाग में सबसे पहले जो डर बना रहता है कि ये जो मैं गोल्ड फिजिकल परचेज कर रहा हूँ, ये कहीं किसी तरीके से चोरी ना हो जाए, घर से कोई चोरी ना कर ले या रास्ते में लाते हुए कोई आपसे छीन ना ले। दूसरा, प्योरिटी, कि आप ये गोल्ड सिल्वर जो भी परचेज कर रहे हो, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार ये गोल्ड प्योर रहेगा नहीं रहेगा। जनरली लोकल मार्केट के अंदर जब भी आप फिजिकल गोल्ड सिल्वर परचेज करते हैं तो वो अपनी खुद की पर्सनल स्टैंप लगा देते हैं और ये कहते हैं कि आप इसको कहीं भी ना बेच के सिर्फ मेरे को ही आके बेचेंगे तो उसका आपको एक्चुअल वैल्यू दूंगा मैं, या उस वक्त का मार्केट प्राइस के हिसाब से दूंगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही इनएफिशिएंट वे है गोल्ड और सिल्वर अगर आप फिजिकली परचेज करते हैं। एक तो चोरी का डर आपके दिमाग में बना रहेगा, दूसरा प्योरिटी की सेंस आपके दिमाग में बनी रहेगी कि प्योरिटी है या नहीं है। अब बात करते हैं डेट की। अगर आप बॉन्ड परचेज करते हैं या एफडी लेते हैं अपनी फिक्स रिटर्न इनकम के लिए, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एफडी कराते हैं तो एफडी पे जो भी आपको रिटर्न आती है उस पर जो टैक्स आज की तारीख में है वो एज पर योर इनकम स्लैब है। सपोज आपने कोई एफडी 8% पे अगर कराई है और आपका इनकम टैक्स स्लैब जो है वो 30% है, तो आप सीधा सीधा ये मान के चलिए कि 8% रिटर्न के अंदर से आप मोटा मोटे तौर पे 2.5% रिमूव कर लीजिए रिटर्न, यानी आपका जो एक्चुअल रिटर्न आपके हाथ में आएगा आफ्टर टैक्सेशन अप्रोक्सीमेटली 5.5% के आसपास आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं डेट में जाने का, तो वो है बॉन्ड या एनसीडी के थ्रू। बॉन्ड या एनसीडी में जनरली क्या रहता है कि एक तो रिस्क इन्वॉल्व रहता है कि आप जो भी बॉन्ड परचेज कर रहे हैं उसके पेपर की रेटिंग क्या है, नंबर वन। नंबर टू, जब भी आपको इमरजेंसी में अगर पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप उसको बेचने में हमेशा ये महसूस करेंगे कि कंपैरेटिवली लिक्विडिटी बहुत ही कम रहती है, तो बॉन्ड जो है आपको उतना एफिशिएंटली वे में आप लिक्विडेट कर नहीं पाते इन केस ऑफ इमरजेंसी। और सेम यही रहता है कि अगर एफडी के अंदर भी आपको इमरजेंसी अगर आपको विड्रॉ करना है तो वहां पे भी आप ये देखेंगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं इमरजेंसी के अंदर विड्रॉ करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मैं ये मान के चलता हूँ ये एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, एक रिटेल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं या एक बड़े इन्वेस्टर की मैं एक बात करूं, तो ये बहुत ही इनएफिशिएंट रूट है इन्वेस्टमेंट का। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो है डायरेक्ट इक्विटी का, कि अगर कोई इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटी का तो उसके उस सबसे पहले दो चीज़ों से जूझना पड़ता है। पहला कि कौन सा स्टॉक परचेज करें, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, कि पहले तो उसको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से सेक्टर की एलोकेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्टर में उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके लिए उसको खुद अपना सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा डे कंज्यूम करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि इस सेक्टर के अंदर ये स्टॉक लेना चाहिए। उसके बाद रिस्क, आपको अपने इन्वेस्टमेंट में कितने सेक्टर्स कवर करने चाहिए, कितना परसेंट डाइवर्सिफिकेशन लेनी चाहिए, ये सारी चीजें आप कभी खुद मैनेज जनरली नहीं कर पाता है कोई भी रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी लेमन इन्वेस्टर। तो हम यह बात करते हैं कि ये सारे जितने भी जो इश्यूज है ये एलिमिनेट हो जाते हैं, ये ड्रॉबैक जो है सारे गायब हो जाते हैं जब आप म्यूचुअल फंड का रूट यूज करते हैं आप इन तीनों एसेट क्लास के अंदर जाने के लिए। सपोज आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं तो सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये रहती है कि आपका एक तो प्योरिटी का इशू रिजॉल्व हो गया, सेकंड वन थिंग इसमें चोरी का किसी तरह का डर नहीं होता, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर आप अपने डीमैट के अंदर भी ले सकते हैं या फोलियो के थ्रू भी आप ले सकते हैं।
तो आपके पास गोल्ड और सिल्वर का, चाहे आपका 1 करोड़ रुपए का गोल्ड पड़ा हो, वो या तो डीमेट के अंदर पड़ा होगा एक फिजिकल कॉपी या पेपर के रूप में, या आप एक फोलियो के रूप में आप इसको एज अ स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो आपकी प्योरिटी का इशू रिमूव होता है यहाँ पे, प्लस जो चोरी का जो आपको डर एक मन में रहता है कि इसको कहाँ रखूँ, चोरी ना हो जाए, वो भी खत्म होता है। तीसरा बात है डेट के थ्रू, कि अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप डेट प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके अंदर अभी रेगुलेशन के अंदर ये आ गया है कि डेट के अंदर जो भी रिटर्न आएगा वो एज पर इनकम टैक्स स्लैब आएगा। बट एएमसीज ने इसको बहुत ही स्मूथ कर दिया है, आसान बना दिया है आप लोगों के लिए इस तरीके से कि अगर आप मल्टी एलोकेशन फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके अंदर अगर फंड मैनेजर ने डोमेस्टिक इक्विटी 65% ले रखी है और डेट जो है 35% ले रखा है, तो उसके अंदर आपकी टैक्सेशन जो रहती है एज पर इक्विटी रहती है। यानी अगर साल भर की से पहले अगर आप उसके अंदर प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपकी टैक्स लिएबिलिटी 15% बनती है, और अगर 1 साल के बाद अगर उसके अंदर प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपकी टैक्स लिएबिलिटी सिर्फ 10% बनती है। सेकेंड, अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर ने मल्टी एलोकेशन फंड के अंदर डोमेस्टिक इक्विटी 35 से 65 के बीच में रखी हुई है और रेस्ट 50% के आसपास उसने रखा हुआ है डेट फंड, तो उसमें आपकी जो टैक्सेशन होती है डेट की रहेगी एज पर इनकम स्लैब, लेकिन उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है अगर आप उस फंड को 3 साल तक होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आपका टैक्सेशन एफिशिएंसी भी आपको नजर आ रही है डेट के अंदर एज कंपेयर टू डायरेक्ट आप बॉन्ड या एफडी कराते हैं। तीसरी चीज, इक्विटी का हम किस तरीके से इसमें फायदा उठा सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत स्ट्रांग होते हैं, इंफॉर्मेशन उनके पास हमेशा एडवांस रहती है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट कंपैरेटिवली आप इंडिविजुअल जो रिस्क मैनेज करते हैं, वो जो रिस्क मैनेज करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बिकॉज उनका पोर्टफोलियो बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में डाइवर्सिफाइड होता है, उसकी वजह से आपका रिस्क धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। दूसरा, जितने भी उनके पास एडवांस रिसोर्सेज होते हैं, जितनी भी एडवांस इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, उसका इस्तेमाल वो अपने फंड को मैनेज करने में लगाते हैं, जो कि आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादातर चीज़ें ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपको टेंशन फ्री रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, बाजार के जोखिम को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, तो आई थिंक म्यूचुअल फंड का रूट आपके लिए सबसे बेस्ट वे है। चाहे आप उसको किसी भी एसेट क्लास के अंदर इस्तेमाल करें, चाहे तो गोल्ड सिल्वर में इस्तेमाल करें, चाहे तो डेट में, चाहे तो इक्विटी के अंदर। तो मेरी पर्सनल ये एडवाइस है कि अगर आपने तीनों एसेट क्लास में से कोई भी अगर ऑप्शन चूज करना है तो उसके अंदर रूट आप म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा कि आप बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे। और साथ में मैं आपको यह भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट नहीं हूं, ना किसी एफडी या किसी बॉन्ड के। हर प्रोडक्ट अपनी जगह ठीक है, बस मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है, वो पर्पस सिर्फ ये है कि हमारे पास सबसे एफिशिएंट टूल कौन सा अवेलेबल है अगर हम अक्रॉस ऑल एसेट को हम कवर करना चाहते हैं। तो जो लोग एफडी कराना चाहते हैं, एफडी में कंफर्टेबल रहे हैं, डेफिनेटली एफडी में कंफर्टेबल रहें, बट पैरेलली और कौन से ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं जिसमें उनकी अर्निंग भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही और रिस्क भी कंपैरेटिवली कम है और एफिशिएंट है ज़्यादा। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यही अंत करता हूं। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वारीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा, बारीक से बारीक जानकारी आपको देता रहूँगा। धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और मुझे प्रोत्साहित करते रहें। थैंक यू वेरी मच।